हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी इलेक्टिव बुक है, जिसका नाम है वोवन वर्ड्स। उसके शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में से चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है द लंचन। अब इसको अब लंचियन नहीं पढ़ेंगे, वो गलत होता है प्रोनाउंसिएशन। इसका प्रोनाउंसिएशन है लंचन। अब लंचन क्या होता है? अगर आपने वर्ड सुना है लंच, तो वही होता है लंचन भी। जब दिन का खाना हम खाते तो उसे हम कहते हैं लंच, तो लंचन भी उसी का ही दूसरा वर्ड है। जो दिन का हमारा भोजन है, जो खाना है, लंच होता है, उसी को हम लंचन भी कहते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले लेट्स रीड अबाउट द ऑथर। द पिक्चर विच यू कुड सी ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड इज मिस्टर विलियम सॉमरसेट मॉगम। ये इस चैप्टर के ऑथर हैं या राइटर हैं। इनका बर्थ ईयर 1874 में हुआ था और डेथ ईयर 1965 में हुई थी। ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड ब्रिटिश ऑथर। ये डिस्टिंग्विश्ड यानी काफ़ी दूसरों से काफ़ी अलग ब्रिटिश ऑथर हैं ये। ही वॉज बॉर्न इन पेरिस। इनका जन्म पेरिस में हुआ था एंड हिज चाइल्डहुड वॉज स्पेंट इन अ फ्रेंच स्पीकिंग सोसाइटी। लेकिन जो इनका बचपन है वो कहाँ गुजरा? फ्रेंच बोलने वाली सोसाइटी के बीचों बीच, यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज बोलते हैं उन लोगों के बीच इनका बचपन गुजरा। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही रिटर्न टू इंग्लैंड एट द एज ऑफ 10। इनके फादर की जब डेथ हो गई तो 10 साल की उम्र के बाद ये वापस इंग्लैंड चले गए। ही स्टडीड एट हीडलबर्ग एंड एट सेंट थॉमस हॉस्पिटल लंदन एंड क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर। तो उन्होंने कहाँ पर अपनी पढ़ाई करी? हीडलबर्ग में। कहाँ पे? सेंट थॉमस हॉस्पिटल में, जो कि लंदन में था। और इन्होंने क्या बन के निकले वहाँ से? एक डॉक्टर बन के निकले। तो बेसिकली एक डॉक्टर हैं जो राइटर भी हैं। बट ही प्रेफर्ड राइटिंग टू प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। लेकिन इनका शौक, इनका जो पैशन था वो राइटिंग में था। इनको लिखना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए इन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करी, यानी डॉक्टरी अपनी कंटिन्यू नहीं करी और राइटिंग पे फोकस किया। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग करियर एज अ राइटर, मॉगम प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ नॉवेल्स, प्लेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। तो इनका जो इतना बड़ा करियर था उसमें इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स यानी उपन्यास, प्लेज यानी जो थिएटर में जो ड्रामा वगैरह देखते हैं वो, और शॉर्ट स्टोरीज, ये सब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखे यानी कि प्रोड्यूस करे। सम ऑफ हिज बेस्ट नॉवेल्स इंक्लूड ऑफ, तो जो इनकी कुछ बहुत सारी फेमस नॉवेल्स है, जिनमें से जो इनकी जो बेस्ट नॉवेल्स थी वो कौन कौन सी थी? ह्यूमन बॉन्डेज, द मून एंड सिक्सपेंस एंड केक्स एंड एल। तो ये कुछ 3 इनकी फेमस नॉवेल्स रही बहुत सारी नॉवेल्स में से अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। और चैप्टर एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि चैप्टर में बेसिकली है क्या। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो खुद हमारे ऑथर के ऊपर है, विलियम के ऊपर ही है। तो वो अपनी कहानी बताते हैं कि जब मैं मतलब नया नया राइटर बना था तो मेरे पास किसी एक लेडी का लेटर आया मेरे काम को पसंद करते हुए, और उसने मुझसे मिलने की इच्छा रखी। लेकिन मैं उसको मना नहीं कर पाया क्योंकि वो तो लड़की थी। लेडी ने मुझे ऑफ़र किया था कि मुझे आपसे मिलना है, तो मैं मना नहीं कर पाया। और मैंने उसको एक बहुत एक्सपेंसिव होटल में, फयोट्स में, रेस्टोरेंट में जिसका नाम फयोट्स था, वहाँ पे उसको इनवाइट कर दिया कि ठीक है आ जाओ लंचन पे, यानी तुम आओ मुझसे मिलो और मैं तुम्हें लंच खिलाऊंगा। और फिर वहाँ पे जब वो लोग आए तो इस लेडी को जब उसने देखा तो ये कोई यंग लेडी नहीं निकली बल्कि 40 ईयर्स की लेडी निकली। तो ये थोड़ा सा बेचारा वो हो गया कि अरे मुझे तो लगा कोई यंग लड़की होगी, बट ये तो 40 ईयर्स की है। ऑल्दो 40 भी एक बहुत चेरिश्ड एज होती है फीमेल्स के लिए, बट स्टिल उसकी उम्र की नहीं थी। तो उसने सोचा कि अरे यार, मैंने तो सोचा था कि कोई यंग गर्ल होगी, बट देन ये तो कोई 40 ईयर्स की लेडी है। फिर भी उसने उसको बिठाया और लंच ऑफर करा और हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी दिखाई, क्योंकि इसी ने उसको इनवाइट किया था। लेकिन ये लेडी ने कंटिन्यूअसली उस बहुत सारा एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर करती गई और ये बोलती कि मैं तो सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ लंच में, मैं तो सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ। एक एक करके इसने बहुत सारी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर करी और खाई और वहाँ से चली गई। तो ऑथर की जो उस टाइम की सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, ना कि वो बहुत ज़्यादा रिच थे। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब इस लंच में तो मेरा पूरा ही महीने का खर्चा निकल गया और अब मेरे पास पूरा महीना बचा हुआ है, पूरा मंथ मेरे सामने और मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैंने इस लंच में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया। फिर 20 साल बाद एक प्ले में ऑथर को वो दिखती है, वो लेडी 20 साल बाद, मतलब पहली बार जब वो मिले होंगे और फिर 20 साल बाद जब वो मिली किसी प्ले में ऑथर को, तो वहाँ वो उसको देख के पहचाने ही नहीं। लेकिन फिर उसने जब
ऑथर को इशारा करके बुलाया तो वो गए वहाँ पर, और वो शॉक हो गए क्योंकि उस लेडी का वेट 133 kgs हो गया था। 133 किलो की वो लेडी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ऑथर का वो रिवेंज पूरा हो गया कि कभी एक ज़माने में तूने मुझे गरीब बना दिया था, मुझे भिखारी बना दिया था, ये बोल बोल के कि मैं कुछ नहीं खाती और सब कुछ मंगा के तूने खाया, और आज 133 तेरा वेट है। तो समवेयर ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मेरा रिवेंज, मेरा बदला पूरा हुआ उस लंच का जो 20 साल पहले हुआ था। So this was a short small story, and now listen and now let's read and study the details of the chapter. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat beside her. Beckoning का मतलब क्या होता है? To make a signal with a hand to call someone. जब आप हाथ से किसी को इशारा करो, किसी को बुलाओ, बुलाने के लिए, तो आप उसको बेकन कर रहे हो। तो आय कौन है यहाँ पे? आय खुद ऑथर हैं जो अपनी कहानी बता रहे हैं कि मैंने उसको देखा था उस दिन एक प्ले में। बेसिकली ये 20 साल बाद की, अभी प्रेजेंट टाइम की स्टोरी चल रही है कि मैंने ना उसको एक दिन एक प्ले में देखा, और फिर जब उसने मुझे बेकनिंग किया, ने इशारा करके बुलाया, तो मैं उसके पास गया प्ले के इंटरवल के टाइम पे एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके पास जाके मैं बैठ गया। इट वॉज long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. तो उधर कहते हैं कि ये बहुत लंबा समय हो गया था कि मैंने कभी उसको देखा था। आज मैं उसको समझो 20 साल के बाद देख रहा हूँ, और अगर कोई उसका नाम नहीं लेता, कोई उसका नाम वहाँ पे आवाज़ लगा के उसको बुलाता नहीं, तो शायद मैं उसको पहचान भी नहीं पाता कि वो कौन है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता मैं। She addressed me brightly. वो जो लेडी थी उसने मुझे एड्रेस किया ब्राइटली, यानी कॉल्ड एंड टॉक। उसने मुझे बुलाया, मेरे साथ अच्छे से बैठी, ब्राइटली उसने मुझसे बात करी, अच्छे से उसने मुझसे बात करी वो लेडी ने। कौन कह रहा है ये? ऑथर कह रहे हैं। वेल इट्स मैनी ईयर्स सिंस वी फर्स्ट मेट। तो ऑथर कहते हैं कि अब बहुत साल हो चुके थे जब हम पहली बार मिले थे। हाउ टाइम डज फ्लाई, वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर। डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सॉ यू, You asked me to the luncheon. तो अब ये लेडी ऑथर से बोलती है कि अरे समय तो देखो जैसे उड़ सा गया, हम दोनों में से अब कोई भी यंग नहीं बचा, यानी हम दोनों में से अब कोई भी जवान नहीं बचा, हम दोनों ही अब बूढ़े हो गए हैं। तुम्हें याद है पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझे लंचन के लिए, यानी लंच खाने के लिए मुझे इन्वाइट किया था? तो ऑथर कहता है डिड आई रिमेंबर, याद है क्या मुझे? पता नहीं, मुझे बुलाया होगा। कि ऑथर को याद है क्योंकि उस टाइम उसके पूरे पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग कह रहा है हाँ अच्छा मुझे याद है, क्या पता नहीं बुलाया होगा, मुझे याद नहीं। इट वॉज 20 years ago एंड आई वॉज लिविंग इन पेरिस। तो अब ऑथर हम सबसे ये चीज़ कह रहे हैं कि 20 साल पहले की बात है जब मैं पेरिस में रहा करता था। आई हैड अ टाइनी अपार्टमेंट इन द लैटिन क्वार्टर ओवरलुकिंग अ सिमेट्री and I was earning barely enough money to keep the body and the soul together. तो ऑथर कहते हैं कि मैं कहाँ पे रहता था पेरिस में, एक लैटिन क्वार्टर करके एक अपार्टमेंट था, एक बिल्डिंग थी, मैं वहाँ पे रहा करता था। ओवरलुकिंग अ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? अ ग्रेवयार्ड, यानी कि कब्रिस्तान। तो कह रहे जितना एक इंसान की कब्र होती है केवल उतने बराबर का ही मेरा एक कमरा हुआ करता था, उस कमरे में मैं रहता था, और मैं सिर्फ इतना ही कमा पाता था कि मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को एक साथ रख पाऊँ। यानी बेसिकली वो बोलने चाह रहे हैं टू सर्वाइव, सिर्फ इतना ही कमा पाता था कि मैं बस सर्वाइव कर लूँ, जिंदा रख लूँ अपने आप को, इतना ही बहुत कम कमा पाता था मैं। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट। तो वो कहते हैं कि वो एक लेडी जो थी ना, उसने मेरी बुक पढ़ी थी, जो मैंने बुक लिखी थी उसने मेरी कोई बुक पढ़ी थी, एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और उस बुक के बारे में उसने मुझे लिखा था, यानी कि एक लेटर, एक पत्र उसने मुझे लिखा था मेरी बुक की तारीफ करते हुए उस लेडी ने। आई आंसर्ड थैंकिंग हर। तो ऑथर कहते हैं मैंने भी उसको आंसर किया, यानी मैंने भी उसको लेटर लिखा और उसको थैंक यू बोला कि थैंक यू, आपने मेरी बुक को बहुत पसंद किया। एंड प्रेजेंटली आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग दैट शी वाज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विथ मी। तो ऑथर कहते हैं कि पहला लेटर मेरे बुक को पसंद करते हुए उसका आया, फिर मैंने उसको लेटर भेजा थैंक यू बोलते हुए कि थैंक यू, आपने मेरी बुक को पसंद किया। और कहते हैं प्रेजेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब ये 20 साल पहले की कहानी चल रही है, तो कहते हैं मेरे पास उसने एक और लेटर भेजा और उसने उस लेटर में लिखा कि मैं पेरिस से
पास होती हुई यानी गुजरती हुई निकल रही हूँ और मैं चाहती हूँ तुमसे बातचीत करना, तुमसे मिलना, बट हर टाइम वॉज लिमिटेड। लेकिन उसके पास समय बहुत लिमिटेड था, बहुत कम टाइम था। एंड द ओनली फ्री मोमेंट शी हैड वॉज द फॉलोइंग थर्सडे। तो उसके पास जो आने वाला थर्सडे था सिर्फ उसी वही दिन फ्री था, उसके अलावा उसके पास कोई दिन फ्री नहीं था। शी वॉज स्पेंडिंग द मॉर्निंग एट द लग्जमबर्ग। जब वो थर्सडे को यहाँ पेरिस आएगी अगर, तो वो मॉर्निंग यानी सुबह का समय लग्जमबर्ग में स्पेंड करेगी, यानी कि एक यूरोप में वहीं पे प्लेस है, वहां वो गुजारेगी। एंड वुड आई गिव हर अ लिटिल लंचन एट फोयॉट्स आफ्टरवर्ड्स। तो ऑथर सोचते हैं कि ठीक है, सुबह तो वो लग्जमबर्ग में गुजारेगी और फिर जब यहाँ आएगी तो मैं उससे दिन में मिल भी लूंगा, तो क्या मैं उसको एक लंचन, एक छोटे से लंच के लिए इन्वाइट करूँ लंच में फोयॉट्स में, यानी कि एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में, एक बहुत महंगे होटल में, ऐसा ऑथर ने सोचा। Foyot's is a restaurant at which the French senators eat, and it was so far beyond my means that I had never even thought of going there. Senators का मतलब क्या होता है? The upper class people, ऊंचे वर्गीय लोग। तो ऑथर बताते हैं कि जो फोयोट्स जो रेस्टोरेंट था वो बहुत महंगा था और वहाँ के जितने भी फ्रेंच के सीनेटर्स थे, फ्रेंच के जो अपर क्लास लोग थे, वो सब वहाँ पे जाते थे और खाना खाते थे। और इट वॉज फार बियॉन्ड माई मीन्स, और बोल रहे थे कि मेरी सोच से भी बहुत दूर था कि कभी मैं फोयोट्स के बारे में सोचूं भी। खाना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बट आई वॉज फ्लैटर्ड, लेकिन मैं तो फ्लैटर हो गया था भाई, यानी प्लीज बाय द प्रेज, यानी जो प्रेज, जो तारीफ उस औरत ने लेटर में मेरे बारे में की, इतना उसने किया, तो मैं फ्लैटर हो गया, यानी फिसल गया कि भाई एक लड़की इतनी तारीफ कर रही है मेरी। एंड आई वॉज टू यंग टू हैव लर्नड टू से नो टू अ वुमन। और कहता है मैं अभी काफ़ी यंग था, मुझे अभी तक किसी वुमन को नो बोलना ही नहीं आया, कि अगर कोई औरत कोई काम मुझसे बोल रही है, मिलने के लिए बोल रही है, तो मैं उसको नो नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं उसको मना नहीं कर पाया। Few men, I may add, learn this until they are too old to make it of any consequence to women what they say. तो इस लाइन का मतलब है कि कुछ आदमी, अगर मैं अपनी बात में ऐड करूं तो ये चीज़ बहुत जब बूढ़े भी हो जाते हैं, टू ओल्ड, जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तब सीख पाते हैं कि औरतों को मना या नो कैसे किया जाता है। लेकिन जब मना कर देते हैं वो औरतों को, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये तो फिर वही बता सकते हैं। तो बड़ी हंसी मजाकिया की बात है यहाँ पे। आई हैड 80 फ्रैंक्स। अब ऑथर बोलते हैं कि भाई मैंने उसको लंच के लिए इन्वाइट तो किया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि लंच के लिए इन्वाइट करने का तो मैं सोच रहा था, लेकिन मेरे पास पैसे कितने, तो उसने बोला मेरे पास 80 फ्रैंक्स थे, गोल्ड फ्रैंक्स, ये करेंसी होती है फ्रांस की, टू लास्ट मी द रेस्ट ऑफ द मंथ। और मेरे पास इतने ही पैसे थे कि जो बचा हुआ महीना है बस उसमें मैं अपना गुजारा कर लूँ, बस मेरे पास इतने ही पैसे बचे थे। एंड अ मॉडेस्ट लंचन शुड नॉट कॉस्ट मोर देन 15। तो मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सा, बहुत नॉट सो ग्रेट, यानी इतना कोई वाव या कोई बहुत गजब का लंच नहीं, नॉर्मल लंच, साधारण सा। तो वो सोचता है मेरे पास 80 फ्रैंक्स हैं, और अगर मैं बहुत मॉडेस्ट यानी बहुत नॉर्मल सा भी लंच के लिए अगर मैं उसको इन्वाइट करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही लगेंगे, मतलब 15 फ्रैंक से ज़्यादा मुझे नहीं लगेंगे। इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ। तो वो कहते हैं कि आने वाले 2 हफ्ते तक अगर कॉफ़ी नहीं पीऊँगा तो कुछ पैसे और सेव हो जाएंगे, तो मैनेज हो जाएगा एक नॉर्मल साधारण सा लंच। तो उसने सोचा कि मैं उस लेडी को इन्वाइट कर देता हूँ। आई आंसर दैट आई वुड मीट माई फ्रेंड बाय करेस्पॉन्डेंस। तो करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है? थ्रू अ लेटर। तो इसने भी लेटर के ही थ्रू यानी करेस्पॉन्डेंस के थ्रू उसका आंसर किया कि ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगा, यानी मैं तुमसे मिलने के लिए रेडी हूँ। और कहाँ पे? एट फोयॉट्स, वही फोयॉट्स रेस्टोरेंट में, थर्सडे के दिन एट 12:30, यानी दिन के 12:30 बजे, 12:30 PM पे हम मिलेंगे फोयॉट्स पे। She was not so young as I expected and in appearance imposing rather than attractive. अब फाइनली थर्सडे का दिन आया, वो लोग मिले, और जैसे ही ऑथर ने उस लेडी को देखा, उसने देखा कि वो तो इतनी ज़्यादा यंग या जवान तो है ही नहीं। इसने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत यंग होगी, लेकिन वो तो वैसे ही निकली नहीं। और अपीयरेंस में देखने वाइज वो इम्पोजिंग थी, यानी काफ़ी ग्रैंड, ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी सी दिख रही थी, और कोई अट्रैक्टिव नहीं थी कि जिसको देखे किसी इंसान का दिल वो हो जाए कि अरे कितनी ब्यूटीफुल है, ऐसा कुछ नहीं था। She was in fact a woman of 40. In fact उसकी एज कितनी थी? वो 40s की अपनी एज में थी। अ चार्मिंग एज, 40 की जो उम्र होती है लेडीज में, एक चार्मिंग, एक अच्छी एज होती है कि जिसमें वो किसी को भी आकर्षित कर सकती है।
बट नॉट वन दैट एक्साइट्स अ सडन एंड डेविस्टेटिंग पैशन एट फर्स्ट साइट। लेकिन इतनी भी ये 40 की एज यंग नहीं होती कि किसी को भी एक्साइट कर दे ये एज, या कोई डेविस्टेटिंग पैशन, डेविस्टेटिंग का मतलब हेयर गॉर्जियस, यानी कि कोई ऐसे कोई गॉर्जियस पैशन नहीं है कि फर्स्ट साइट की पहली बार में देख के आप बिल्कुल गिरी जाओ कि अरे क्या ब्यूटीफुल लेडी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था ऑथर के साथ। एंड शी गेव मी द इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर टीथ, और उसने मतलब ऐसे ऐसे ही करके हंस रही थी वो बहुत ज़्यादा अपने दांत शो करके। तो ऑथर कहते कि मेरे को ऐसा इंप्रेशन दिखा रही थी कि जैसे इसके पास बहुत सारे दांत थे, क्योंकि ज़बरदस्ती वो ज़्यादा से ज़्यादा हंसने की कोशिश करी थी। जो उसके दांत थे वो वाइट कलर के थे एंड लार्ज, यानी बड़े बड़े दांत थे उसके। एंड इवन दैन वर नेसेसरी फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पस, यानी वो ऐसे अपने बड़े बड़े सफ़ेद दांत दिखा रही थी कि मतलब जितना नेसेसरी नहीं था, जितनी ज़रूरत भी नहीं थी उतना ज़्यादा दिखा रही थी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा हंस रही थी, स्माइल कर रही थी, जबकि वहाँ पे कोई नीड भी नहीं थी। She was talkative, but since she seemed inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. तो ऑथर बोलते हैं वो काफ़ी टॉकेटिव थी, काफ़ी बातूनी थी, अच्छी बात कर रही थी, और क्योंकि वो मेरे बारे में टॉक अबाउट मी, क्योंकि वो मेरे बारे में मेरी तारीफ़ कर रही थी, मेरे काम के बुक के बारे में तारीफ़ कर रही थी, तो मैं एक अटेंटिव लिसनर था, यानी ध्यान से उसकी सब बात सुन रहा था। अदरवाइज उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस लेडी में। I was startled when the bill of fare was brought for the prices were a great deal higher than I anticipated. तो startled का मतलब क्या होता है? shocked, एकदम शॉक में आ जाना। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बिल ऑफ फेयर। बिल ऑफ फेयर का मतलब होता है आपका मेन्यू कार्ड, जो हम होटल में जाते हैं मेन्यू कार्ड मिलता है ना, वो। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, कि जितना मैंने उम्मीद नहीं करी थी मतलब वैसा हो गया। तो ऑथर बोलता है कि मैं शॉक हो गया था जब मेन्यू कार्ड आया, और जैसे ही मैंने देखा तो उसमें जो प्राइजेस थे वो बहुत हायर, बहुत ज़्यादा थे एज ए एंटिसिपेटेड। तो ऑथर कहता है जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी उससे ज़्यादा इतना महंगे प्राइजेस की डिशेस थी वहाँ पे। बट शी रीअश्योर्ड मी, लेकिन उस लेडी ने मुझे रीअश्योर किया, यानी कि मुझे एक दिलासा टाइप का दिलाया कि मैं ज़्यादा नहीं खाती। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा शांत हो गया। तो रीअश्योर्ड मी यानी मेरे को थोड़ा उसने सहानुभूति, मतलब एक अश्योरेंस दी कि चिंता मत करो भाई, ऐसा करके। I never eat anything for luncheon, she said. तो वो लेडी कहती कि मैं कभी कुछ भी नहीं खाती लंचन के लिए, लंच के लिए मैं कुछ नहीं खाती। ओह डोंट से दैट, आई आंसर्ड जेनरसली। तो ऑथर ने जेनरसली बड़े अच्छे से काइंडली बोला कि अरे ऐसा मत बोलो, अब आए हो तो अब कुछ खाओ भाई। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। वो कहती है मैं एक चीज से ज्यादा कभी नहीं खाती। पहले बोली मैं लंच में कुछ नहीं खाती, आप कह रही है कि मैं एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं खाती। आई थिंक पीपल ईट फार टू मच नाउ डेज। तो कहती है मुझे ऐसा लगता है लोग आजकल बहुत ज्यादा ही खाने लगे। अ लिटिल फिश परहैप्स, कहती है एक थोड़ी सी फिश खा लूंगी मैं, या मछली खा लूंगी। आई वंडर इफ दे हैव एनी सैल्मन। तो कहती है कि मतलब मुझे लगता है कि इनके पास सैल्मन नाम की फिश है कि नहीं है। तो सैल्मन क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ फिश, बहुत एक्सपेंसिव फिश होती है जो इस तरीके से उसकी डिश दिखती है। तो वो कहती है कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाऊंगी, अगर इनके पास सैल्मन नाम की फ़िश है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर फॉर सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वाज एनी। तो ऑथर बोलते हैं कि वो साल का शुरुआती समय था और ये वो टाइम था कि जब सैल्मन फिश का सीजन नहीं होता, और उनके बिल ऑफ फेयर यानी कि मेन्यू कार्ड पर भी सैल्मन के बारे में मेंशन नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने वेटर को बुलाया और उससे पूछा कि भाई आप लोग के पास सैल्मन है, आप लोग सर्व करते हो सैल्मन? यस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन। तो वेटर कहते हैं हाँ, एक बहुत अच्छी बहुत स्वादिष्ट सैल्मन अभी अभी आई है हमारे पास। इट वॉज द फर्स्ट दे हैड, और ये अभी होटल की पहली ही सैल्मन मछली है जो साल की शुरुआत में उनके पास आई है। आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट। तो ऑथर ने उनके लिए लेडी के लिए ऑर्डर कर दी सैल्मन। द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड। तो वेटर ने उस लेडी से पूछा कि जब तक आपकी सैल्मन कुक होके पक के आ रही है तब तक क्या आप कुछ और लेना पसंद करेंगी? नो, शी आंसर्ड। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग। वो कहती नहीं नहीं, मैं एक चीज से ज्यादा नहीं खाती, मैंने अपनी फिश ऑर्डर कर दी है। अनलेस यू हैव अ लिटिल कैवियर, आई नेवर माइंड कैवियर। तो अब कहती है नहीं नहीं, मैं एक चीज से ज्यादा कुछ नहीं खाती, लेकिन अगर आपके पास कैवियर नाम की डिश है
तो मैं कैवियर कभी माइंड नहीं करूंगी, यानी उसको खाने में मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। तो कैवियर, ये जो डिश आप देख रहे हो ये वाली, ये कैवियर है। और कैवियर क्या होता है? डिश मेड बाय एग्स ऑफ फिश। तो फिश के अंडों से बनी हुई जो डिश होती है उसको आप कैवियर कहते हैं। ब्लैक कलर के उसके फिश एग्स हैं छोटे छोटे। तो कहती है भाई जब तक सालमन नहीं आ रहा, कैवियर अगर है तो मैं खा लूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। माई हार्ट सैंक अ लिटिल। अब ऑथर कहते हैं भाई मेरा तो दिल समझो जैसे बैठ ही गया, जैसे उसने एक और महंगी डिश ऑर्डर करी। आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट। तो ऑथर कहते हैं मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मैं कैवियर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, यानी इतनी महंगी डिश नहीं मंगवा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं उसको मना तो नहीं कर पाया। आई टोल्ड द वेटर बाय ऑल मीन्स टू ब्रिंग कैवियर। फिर भी मैंने वेटर को बोला कि जाओ भाई कैवियर ले आओ। फॉर माई सेल्फ आई चोज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेन्यू एंड दैट वॉज अ मटन चॉप। तो ऑथर कहता है अपने लिए पूरे मेन्यू कार्ड में से जो सबसे चीपेस्ट यानी लीस्ट एक्सपेंसिव, जो सबसे सस्ती डिश थी, मैंने वो चूज करी, और वो क्या थी? मटन चॉप। तो जो ये मटन चॉप से सबसे सस्ती डिश थी, ये ऑर्डर करी ऑथर ने अपने खुद के लिए। आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड। तो अब लेडी क्या बोलती है ऑथर को कि ये अनवाइज है, यानी ये नॉट सेंसिबल, यानी समझदारी की बात नहीं है कि तुम मीट मंगवा रहे हो खाने के लिए। आई डोंट नो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू वर्क आफ्टर ईटिंग हैवी थिंग्स लाइक चॉप्स। आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक। तो वो लेडी जो है वो ऑथर से कहती कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतने हैवी मटन चॉप्स मंगवा के खा रहे हो, तो तुम अभी लंच में इतना हैवी खा के अभी पूरा दिन काम कैसे करोगे? मैं कभी भी अपने पेट को, अपने स्टमक को ओवरलोड नहीं करती, यानी कि एक्स्ट्रा हैवी खाना मैं कभी भी नहीं खाती। पता नहीं तुम कैसे खा रहे हो। देन केम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। फिर भाई ड्रिंक की बात आती कि भाई क्या पिए, खाने का तो ऑर्डर हो गया। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंच, शी सेड। वो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं लंच के लिए कभी भी कुछ भी नहीं पीती। नीदर डू आई आंसर्ड प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली यानी कि विदाउट एनी डिले या फिर इमीडिएटली। तो ऑथर ने भी इमीडिएटली बिना कोई रुके हुए बोल दिया नहीं नहीं नहीं, मैं भी भाई कुछ नहीं पीता लंच के लिए, ताकि कहीं वो बोल ना दे भाई। लेकिन लेडी तो लेडी थी भाई, बोले बिना तो सांस में सांस आएगी नहीं उसके। एक्सेप्ट वाइट वाइन, शी प्रोसीडेड एज दो आई हैड नॉट स्पोकन। तो अभी तक तो ऑथर ने कुछ बोला भी नहीं था, नॉट स्पोकन, लेकिन फिर वो क्या बोलती है, अब मैं कुछ लंच के लिए पीती नहीं, लेकिन अगर वाइट वाइन हो, ये वाली वाइट वाइन जो होती है वो, कहती है कि अगर वाइट वाइन होगी ना तो फिर मज़ा ही अलग है। दीज फ्रेंच वाइट वाइन्स आर लाइट। ये जो फ्रेंच में मिलने वाली, जो फ्रांस में मिलने वाली जो वाइट वाइन्स होती है, काफ़ी लाइट होती है, ये एक तरीके की अल्कोहल होती है। दे आर वंडरफुल फॉर द डाइजेशन, और ये पेट के डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। लेडी बोलती है व्हाट वुड यू लाइक, आई आस्क्ड हॉस्पिटेबल स्टिल बट नॉट एग्जैक्टली एफ्यूसिव। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली टू गेस्ट। भाई जब आप मेहमान नवाजी कर रहे हो, थोड़ी फ्रेंडली हो रहे हो अपने मेहमान से, तो आप हॉस्पिटेबल हो। और एफ्यूसिव का मतलब क्या होता है? नॉट शोइंग एक्सेसिव प्लेजर। आप मेहमान नवाजी तो कर रहे हो, उनको ऑफर तो कर रहे हो कि हाँ अच्छा बताओ कौन सी ड्रिंक पियोगी, लेकिन अंदर ही अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्लेजरली, बहुत खुशी से उनको इस चीज़ के लिए ऑफर नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से ऑथर ने उससे पूछा कि भाई व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कौन सी ड्रिंक पियोगी बताओ। She gave me a bright and amicable flash of her white teeth. Amicable का मतलब क्या होता है? In a friendly way। तो उसने बड़ी फ्रेंडली वे में इस तरीके से स्माइल कर दिया कि ओके मैं तो वाइट वाइन ले लूँगी। तो उसने भाई पीने के लिए भी पहले मना किया, फिर अब वाइट वाइन भी पी रही है भाई। My doctor won't let me drink anything but champagne। अब ऑथर को यहाँ पे लगा कि ऐसे स्माइल कर रही तो भाई फ्रेंच वाइट वाइन लेगी, फिर बोलती है ऊपर से जो मेरे डॉक्टर है ना वो कभी भी मुझे कोई और ड्रिंक पीने को अलाउ नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं कि शैम्पेन पियो। अब शैम्पेन बहुत एक्सपेंसिव ऐसी वाली ड्रिंक होती है। तो कहती है वाइट वाइन नहीं, मैं शैम्पेन पीऊंगी भाई। आई फैंसी आई टर्न द ट्रिफल पेल। ट्रिफल पेल यानी कि अ लिटिल बिट येलो। ऑथर के सोचते हैं कि भाई मैं मतलब ऑथर का तो समझो चेहरा ही पूरा येलो हो गया, पीला पड़ गया डर के मारे कि अभी शैम्पेन मंगवाएगी, हे भगवान। आई ऑर्डर्ड हाफ अ बॉटल। फिर भी ऑथर ने आधी बॉटल ऑर्डर करी उसके लिए। आई मैंशनड कैजुअली दैट माई डॉक्टर हैड एब्सोल्युटली फॉरबिडन मी टू ड्रिंक शैम्पेन। फॉरबिडन का मतलब नॉट अलाउड, यानी परमिशन नहीं दी। तो ऑथर ने बोला कि मैं आधी बॉटल इसलिए मंगवा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे शैम्पेन पीने के लिए बिल्कुल मना कर दिए, तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं हाफ बॉटल ये मंगवा रहा हूँ। व्हाट आर यू गोइंग टू ड्रिंक देन? तो वो लेडी कहती फिर तुम क्या पियोगे भाई, मैं शैम्पेन पी रही हूँ, तुम क्या पियोगे?
तो वो कहता है वाटर, भैया मैं तो पानी पीऊंगा, सबसे सेफ और सस्ता। मन में उसने ऐसा सोचा, तो उसने बोला वाटर। शी एट द कैवियर एंड शी एट द सैल्मन, फिर उसकी कैवियर नाम की जो डिश थी वो आई, उसने खाई। फिर सैल्मन आई उसकी फिश, वो भी उसने खाई। शी टॉक गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूजिक। गेली का मतलब क्या होता है? इन अ चेयरफुल वे, बहुत अच्छे से, खुशी से। तो वो खाती भी जा रही थी और बहुत बढ़िया अच्छे से, चेयरफुली, हैप्पीली, आर्ट के बारे में यानी कला के बारे में, लिटरेचर यानी साहित्य के बारे में, म्यूजिक यानी कि संगीत के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन और बातचीत कर रही थी हमारे ऑथर से। बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू। अब वो तो खा रही है, बढ़िया बात करी ऑथर से, लेकिन ऑथर का दिमाग क्या चल रहा है? पता नहीं बिल कितना आएगा, पता नहीं मुझे पैसे कितने पे करने पड़ेंगे। When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. अब जैसे ही मटन चॉप आया, ऑथर ने जो डिश ऑर्डर करी थी, शी टुक मी टू क्वाइट सीरियसली टू टास्क, यानी वो बिल्कुल घूर घूर के मुझे देखने लग गई कि भाई तुमने ये इतनी हैवी डिश कैसे ऑर्डर कर दी लंच के टाइम। फिर वो कहती है आई सी दैट यू आर इन अ हैबिट ऑफ ईटिंग अ हैवी लंचन। कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हें ना थोड़ा हैवी, भारी खाना खाने की आदत है लंच के लिए। आई एम श्योर इट्स अ मिस्टेक, और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती है कि तुम हैवी लंच खाते हो। वाई डोंट यू फॉलो माई एग्जाम्पल एंड जस्ट ईट वन थिंग। फिर वो बोलती तुम मेरा एग्जाम्पल, तुम मेरा उदाहरण क्यों नहीं फॉलो करते हो और सिर्फ एक चीज खाओ मेरे जैसे लंच के लिए। आई एम श्योर यू वुड फील एवर सो मच बेटर फॉर इट, और मैं श्योर हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा इतना हल्का फुल्का खाना खा के। अब खुद तो महारानी 2-2 डिश खा रही है, ऊपर से शैम्पेन भी पी रही है और कह रही है कि मैं सिर्फ एक डिश खाती हूँ। उसको बेचारे को मटन चॉप भी नहीं खाने दे रही। आई एम ओनली गोइंग टू ईट वन थिंग आई सेड एज द वेटर केम अगेन विद द बिल ऑफ फेयर। फिर वेटर फिर से आता है मेन्यू कार्ड यानी बिल ऑफ फेयर यानी मेन्यू कार्ड लेके कि बताओ और क्या ऑर्डर करना है आपको। तो इस बार ऑथर ने बोला आई एम गोइंग टू ईट वन थिंग, मैं सिर्फ एक ही चीज खाऊंगा, जो मैंने मटन चॉप ऑर्डर करी मैं बस वही खाऊंगा। शी वेव्ड हिम असाइड विद एन एरी जेस्चर, एरी यानी हवा में। तो जैसे वेटर आया उसने उसको हवा में ऐसे दूर से ऐसे हाथ दे दिया, इशारा दे दिया कि नो 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 आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचन। तो उसने भी बोला नहीं नहीं बस कैवियर सैल्मन शैम्पेन हो गया, बस बस अब मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी लंच के लिए, मैं तो सिर्फ इतना ज़्यादा नहीं खाती लंच के लिए। जस्ट अ बाइट, मैं तो सिर्फ एक बाइट, एक निवाला ही खाती हूँ बस। आई नेवर वॉन्ट मोर दैन दैट, और मुझे उससे ज़्यादा कभी चाहिए भी नहीं। एंड आई ईट दैट मोर एज एन एक्सक्यूज फॉर कॉन्वर्जेशन दैन एनीथिंग एल्स। तो कहती है होती है तो मैं खाती नहीं उतना सब, ये तो वो भी मैं आज फिर भी इसीलिए खा रही हूँ कि भाई मेरे को एक एक्सक्यूज, एक बहाना चाहिए कॉन्वर्जेशन यानी बातचीत के लिए, कि चलो भाई यहाँ पे बैठे हैं तो भाई बैठे भी, बात भी करें और कुछ खाए पिए। सिर्फ उस बहाने के चक्कर में खा रही हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं खाती, मैं तो सिर्फ एक बाइट खाती हूँ। आई कुडंट पॉसिबली ईट एनीथिंग मोर, और मैं तो कुछ ज़्यादा खा ही नहीं पाती, यानी आई कुडंट पॉसिबली ईट, मैं तो खा ही नहीं पाती, मेरे को तो इतनी कैपेसिटी नहीं है भाई मेरी। Unless they had some of those giant asparagus। तो वो कहती भाई कुछ नहीं खाती हूँ, ये नहीं करती, वो नहीं करती, लेकिन अगर इनके पास वो जायंट, वो बड़े बड़े जो एस्परागस होते हैं, अगर वो हो तो फिर बात कुछ और ही है। तो एस्परागस का क्या मतलब होता है? अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, एक तरीके की वेजिटेबल, एक सब्जी होती है जो इस तरीके से दिखती है, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है। आई शुड बी सॉरी टू लीव पैरिस विदाउट हैविंग सम ऑफ देम। तो वो कहती है कि मैं बहुत सॉरी फील करूंगी, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि अगर मैं पेरिस से ऐसे ही चली जाऊं बिना एस्परागस खाए, क्योंकि वो फ्रेंच एस्परागस यही मिलता है, तो मैं एस्परागस खाऊंगी। माई हार्ट सैंक। अब ये चीज़ सोच के ऑथर का दिल फिर से बैठ गया कि भैया अब इसको एस्परागस भी खाना है। I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive। तो ऑथर कहता है, सोचता है कि मैंने इन एस्परागस को शॉप्स पे, दुकानों पे रखी हुई देखा है, और मुझे पता है कि बहुत खतरनाक एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं ये एस्परागस नाम की सब्जी। माई माउथ हैड ऑफन वाटर्ड एट द साइट ऑफ देम। कहता है जब भी मैंने देखा है, मतलब ऐसा सोचता है कि जब भी मैं साइट यानी देखता था एस्परागस को, तो मेरे मुंह में जैसे कि पानी आ जाता था, ये इतनी डिलीशियस लगती थी सब्जी। मैडम वॉन्ट्स टू नो if you have any of those giant asparagus, I asked the waiter। तो वेटर से बोलता है कि भाई मैडम जानना चाहती हैं कि अगर आपके पास वो जायंट, वो बड़े बड़े एस्परागस हैं क्या, तो आप बताइए भाई, मैडम को बताइए। I tried with all my might to will him to say no। might का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट। तो ऑथर बता रहे हैं हमें कि मैंने पूरा चेहरे का ऐसे एक्सप्रेशन बना दिया था वेटर को देखते वक्त कि तू ना ही बोल दे कि नहीं है तुम्हारे पास एस्परागस।
A happy smile spread over his broad, priest-like face, and he assured me that they had some so large, so splendid, so tender that it was a marvel. तो जब मैंने उसको ऐसे रिक्वेस्ट बड़ी नज़रों से देखा तो उसने तो मतलब कोई बोल, बल्कि उसने मना करने की बजाय एक बड़ी सी ब्रॉड, एक अच्छी सी स्माइल दे दी, जैसे कि कोई पंडित स्माइल दे रहा है मंदिर का, वैसे स्माइल दे दी उसने। और उसने अश्योर किया, यानी हमको यकीन दिलाया कि हाँ हाँ हमारे पास है वो बड़े बड़े एस्परागस जो होते हैं वो हैं हमारे पास, सो स्प्लेंडेड। और वो जो एस्परागस है वो स्प्लेंडेड है, इतने एक्सीलेंट क्वालिटी के हैं, सो टेंडर यानी इतने सॉफ्ट है खाने में, दैट इट वुड बी अ मार्वल, कि वो आपको एक मार्वलस चीज़ दिखेगी। मार्वल यानी मार्वलस यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा आपको खाने में, है हमारे पास। आई एम नॉट इन द लीस्ट हंग्री, माई गेस्ट साइड, बट इफ़ यू इंसिस्ट आई डोंट माइंड हैविंग सम एस्परागस। तो अब वो लेडी बोलती है कि भाई मैं अभी ज़्यादा भूखी तो नहीं हूँ, मुझे कोई इतनी कोई भूख नहीं लगी, लेकिन क्योंकि अब आप इतना इंसिस्ट यानी इतना मुझे फोर्स कर रहे हो, इतना मुझे फोर्स ही कर रहे हो कि खाओ, तो ठीक है भाई मैं एस्परागस खा लूँगी। मोहतरमा खाएंगे एस्परागस, भाई इतना खाने के बाद भी उनके शांति नहीं मिली, एस्परागस खाएंगी। आई ऑर्डर्ड देम, तो ऑथर ने ऑर्डर कर दिया एस्परागस। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, तो वो पूछती ऑथर से तुम खाओगे एस्परागस, तुम नहीं खाओगे क्या? नो आई नेवर ईट एस्परागस, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं एस्परागस कभी भी नहीं खाता। आई नो देर आर पीपल हु डोंट लाइक देम, द फैक्ट इज यू रूइन योर पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट। तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है बहुत से लोग होते हैं जिनको एस्परागस का टेस्ट नहीं पसंद, लेकिन फैक्ट यानी सच्चाई तो ये है कि यू रूइन यानी डिस्ट्रॉय, तुम लोग बर्बाद कर देते हो अपना पैलेट बाय ऑल द मीट यू ईट। तो वो कहती पैलेट क्या होता है अगर हिंदी में बताऊं तो मुंह के अंदर जो तालू होता है उसको पैलेट कहते हैं, यानी द रूफ ऑफ द माउथ, मुंह के अंदर जो ऊपर का एरिया होता है वो रूफ होता है। तो उसके बोलने का मतलब ये था कि तुम लोग क्या करते हो, इतना मीट इतना हेवी खा के अपने मुंह का टेस्ट खराब कर देते हो और फिर अच्छे अच्छे एस्परागस जैसी चीज़ों को नहीं खाते हो। वी वेटेड फॉर द एस्परागस टू बी कुक्ड, पैनिक सीज्ड मी। सीज्ड का मतलब क्या होता है, होल्ड फॉर समथिंग, जब किसी को कोई चीज़ जकड़ लेती है तो उसे हम कहते हैं सीज करना। तो वो बताता है ऑथर हम सबको बता रहा है कि हम लोगों ने वेट किया कि भाई एस्परागस को कोगे पक के आए हमारे पास, और तब तक पैनिक यानी घबराहट ने पूरी तरीके से सीज कर लिया था, यानी हमारे ऑथर को जकड़ लिया था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं बिल कैसे पे करूँगा। इट वॉज नॉट अ क्वेश्चन नाउ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill। तो ऑथर बताता है कि अब ये क्वेश्चन नहीं था, अब सवाल ये नहीं था कि कितना पैसा मेरे पास बचेगा कि मैं अपना बचा हुआ महीने का खर्चा निकाल दूं, अब सवाल ये आ गया था कि अब मैं यहाँ का बिल कैसे पे करूं, इतने पैसे भी होंगे कि नहीं होंगे मेरे पास। इट वुड बी mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest। I could not bring myself to do that। तो मॉर्टिफाइंग का मतलब क्या होता है, कॉजिंग शेम, जब आपको शर्म आने लगे, ठीक है। ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है, टू आस्क फॉर अ फेवर, जब आप किसी से फेवर या मदद मांगते हो तो उसे हम ऑब्लाइज कहते हैं। तो ऑथर बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी कि अगर मेरे पास 10 फ्रैंक्स या 10 सिक्के कम पड़ जाएं और फिर मैं बोरो यानी कि उधार मांगू मेरी गेस्ट से, तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी, और मैं अपने आप को ये चीज़ करने नहीं दे सकता कि मैं उससे पैसे मांगू, जबकि मैंने ही उसको लंच पे इनवाइट किया है। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड एंड इफ द बिल केम टू मी आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिग्ड। पिग्ड का मतलब क्या होता है, रॉब्ड, यानी कोई चीज़ जब चोरी हो गई आपकी। तो ऑथर सोचता है कि अब मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करना है। ऑथर ने सोचा कि अगर मेरे पास बिल आएगा और मेरे पास पैसे कम पड़ गए तो मैं अपना हाथ अपने पॉकेट में डालूंगा और ऐसा ड्रामा करूंगा और रोने लग जाऊंगा कि अरे अरे माय पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, यानी किसी ने मेरा वॉलेट, मेरे पैसे चुरा लिए। ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ शी हैड नो मनी इनफ ईदर टू पे द बिल। तो ऑथर बोलता है हाँ ये बात मेरे लिए और भी ऑकवर्ड और भी अजीब हो जाएगी कि अगर मैंने ये पूरा ड्रामा नाटक किया और फिर उस लेडी ने भी बोला कि अरे मेरे पास भी पैसे नहीं है, तो मेरे लिए और ऑकवर्ड हो जाएगा कि अब मेरे पास भी पैसे नहीं है, उसके पास भी पैसे नहीं है। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच
एंड से दैट आई वुड कम बैक टू पे द बिल लेटर। तो उसने सोचा था कि अगर ऐसा ड्रामा करने के बाद इस लेडी ने भी बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं एक ही चीज़ करूँगा, मैं अपनी घड़ी गिरवी रख दूंगा यहाँ पे और बोल दूंगा कि भाई मेरी घड़ी रख लो, और जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं आपको आके आपका बिल पे करके अपनी घड़ी ले जाऊँगा आपसे। तो ऑथर ने ऐसा सोच लिया था कि अगर बिल ज़्यादा आएगा तो मैं अब ऐसा करूँगा। द एस्परागस अपीयर्ड, और अब फाइनली एस्परागस नाम की जो डिश थी वो अब उनके टेबल पे आ गई। दे वर इनॉर्मस, सक्यूलेंट एंड एपेटाइजिंग। तो जो एस्परागस की जो डिश थी वो इनॉर्मस थी, बड़े बड़े एस्परागस थे, सक्यूलेंट थी यानी जूसी एंड टेस्टी। सर दिखाई पड़ रहा था कि बहुत जूसी बहुत टेस्टी डिश है, और एपेटाइजिंग दिख रही थी यानी माउथ वाटरिंग। ऑथर के मुंह में पानी आ रहा था खाने के लिए, लेकिन अब क्या करे, उसने तो बोल दिया था कि मैं तो एस्परागस कभी नहीं खाता। The smell of the melted butter tickled my nostrils, और जो एस्परागस के ऊपर बटर मेल्ट हो रहा था, जो उसकी खुशबू थी वो उसके नॉस्ट्रल्स यानी नाक के छेदों में जैसे टिकल कर रही थी, गुदगुदी कर रही थी, और उसको बहुत इच्छा हो रही थी कि वो एस्परागस खा ले। As the nostrils of Jehovah were tickled by the burnt offerings of the virtuous Semites। अब जोहोवा कौन थे? वन ऑफ द गॉड्स ऑफ द ज्यूइश कम्युनिटी, जू कम्युनिटी। तो जो जू थे, जो यहूदी लोग थे, उनके भगवानों में से कोई एक भगवान थे जिनका नाम था जोहोवा, और उसको सेमाइट्स यानी कि सेमेंटिक पीपल, जो बहुत अच्छे लोग होते थे, वो ऑफरिंग्स देते थे यानी कि प्रसाद चढ़ाते थे। और क्या? बर्न ऑफरिंग्स यानी कि अच्छा गरम गरम, बर्न यानी गरम गरम प्रसाद चढ़ावा चढ़ाते थे जोहोवा नाम के भगवान को। और वर्चुअस का मतलब क्या होता है? शोइंग गुड मॉरल्स, तो अच्छे मॉरल्स दिखाने वाले जो है सेमाइट्स लोग थे। तो ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे नाक में मेल्टेड बटर की खुशबू इस तरीके से आ रही थी जैसे जोहोवा के नाक के नॉस्ट्रल्स में आती होगी जब बहुत अच्छे मॉरल्स के जो सेमेटिक लोग थे उनको गरम गरम ऑफरिंग्स यानी प्रसाद चढ़ाते थे, तो उनके नाक में भी खुजली होती होगी कि जल्दी से मैं ये चीज़ खाऊं। तो वैसे ही इचिंग और टिकलिंग मेरे नॉस्ट्रल्स में भी, मेरे नाक के छेदों में भी हो रही थी कि जब मैंने वो मेल्टेड बटर की खुशबू सूंघी। I watched the abandoned woman thrust them down her throat in large voluptuous mouthfuls, and in my polite way I discoursed on the condition of the drama in the balconies. At last she finished। तो ऑथर कहता है, सबसे पहले abandoned का मीनिंग देखते हैं। abandoned का मतलब होता है अलोन, अकेले ही, और थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? पुश सडनली, जब आपके गले के नीचे आपको कोई कुछ खा रहा है और गले के नीचे उनका खाना जाते हुए आपको दिख रहा है कि गोप गोप करके जब खाते हो वो, तो दैट इज थ्रस्ट। वो लम्पशस माउथफुल्स मतलब इन अ प्लेजरली मैनर, जब आप खाते हो एंड यू आर लाइक एंजॉयिंग, बढ़िया आपको खाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो सिचुएशन वॉलम्पशस होती है। तो ऑथर कहता है कि मैंने अकेले ही उस लेडी को पूरा एस्परागस खाते हुए देखा, और वो थ्रस्ट करी थी, पूरा मुंह भर के बिल्कुल खाती जा रही थी, और उसके गले से पूरा एस्परागस उतरता जा रहा था, और वो इतना प्लेजर में, इतना आराम से इंजॉय करके उसने खाया। और जब वो खा रही थी तो जो ड्रामा है जिसका नाम बाल्कन्स है, उसके बारे में, उस ड्रामा के बारे में तब तक मैं उससे डिस्कस कर रहा था, बातें कर रहा था। डिस्कोर्स यानी कि स्पीक अबाउट द टॉपिक, तो मैं इस टॉपिक पे ड्रामा और बाल्कन्स का जो वो कैरेक्टर था, इन सब के बारे में बात कर रहा था, और मैं बात करते करते देख रहा था कि बड़े आराम से घोप घोप करके पूरा खाती जा रही है वो अकेले, और आखिरी में उसने पूरा एस्परागस फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। कॉफी, आई सेड, और फिर आखिरी में ऑथर ने उससे पूछा कॉफी पियोगी? यस, जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफी, शी आंसर्ड। तो वो कहती है हाँ बस आइसक्रीम खाऊंगी और कॉफी। अब पूछा उससे कॉफी के लिए, कह रही नहीं मैं तो कॉफी और आइसक्रीम दोनों खाऊंगी। आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ का मतलब अब तो मैंने केयर करना, ऑथर बोल रहे अब तो मैंने केयर करना छोड़ ही दी थी कि क्या बिल आएगा देखा जाएगा, अब तो मैंने दिमाग पर टेंशन लेना ही छोड़ दी। सो आई ऑर्डर्ड कॉफी फॉर माई सेल्फ एंड आइसक्रीम एंड अ कॉफी फॉर हर। तो कहता है इसलिए मैंने अपने लिए कॉफी ऑर्डर करी और उसके लिए एक आइसक्रीम और एक कॉफी दोनों ऑर्डर करी। You know, there's one thing I thoroughly believe in, she said as she ate the ice cream। तो जो उसने बोला ऑथर को, लेडी ने, तुम्हें पता है एक चीज़ इस दुनिया में ऐसी है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। और आइसक्रीम खाते खाते वो बोलने लगी ऑथर को और कहती है वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। तो वो बोलती है कि एक इंसान को इतना खा लेना चाहिए,
इतना खाना चाहिए कि थोड़ा और कुछ खाने की जगह पेट में बनी रहे। जैसे मैंने इतना सब कुछ अभी हेल्दी खाया, अब देखो मैं कॉफ़ी भी खा रही हूँ, आइसक्रीम भी पी रही हूँ, मतलब कॉफ़ी पी रही हूँ, आइसक्रीम खा रही हूँ सब। तो उसके कहने का मतलब था कि एक आदमी इतना खाए कि थोड़ा और कुछ खाने की जगह उसके पेट में बनी रहे। बोलने का मतलब था उसके कि तुमने इतना हैवी मटन चॉप खा लिया है तो अब तुम्हारे पेट में आइसक्रीम खाने की जगह नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हो तुम। आर यू स्टिल हंग्री? तो अब ऑथर पूछता भाई और भूखी हो क्या, लाइक और कुछ खाना है? आई आस्क्ड फेंटली, तो ऑथर ने उससे फेंटली पूछा, यानी स्लाइटली, बहुत आराम से, बहुत कैजुअली पूछा कि आर यू हंग्री, और कुछ खाना है जो ऐसे बोल रही हो कि अभी और भूखी हो क्या? ओह नो आई एम नॉट हंग्री, यू सी आई डोंट ईट लंचन। कहती नहीं 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 नहीं, मैं भूखी नहीं हूँ, मैं तो ऐसी बोल रही थी, मैं तो लंच खाती ही नहीं हूँ। महारानी कह रही है मैं अब लंच खाती नहीं हूँ, इतना खा के बैठ गई। I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for luncheon. I am speaking for you. तो कहती है वो, मेरा तो डेली का रूटीन ये है कि मैं तो सुबह उठती हूँ, एक कप कॉफ़ी पीती हूँ और फिर डायरेक्ट डिनर यानी रात का खाना खाती हूँ। इस बीच में मैं लंच खाती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी कि लाइट खाओ ताकि मेरे जैसे आइसक्रीम खाने की भी पेट में तुम्हारे जगह रहे। ओह आई सी। तो अदर कहते हो ओके अच्छा अच्छा ठीक है भाई, अपना ज्ञान अपने पास रखो, इतना खा रही हो। Then a terrible thing happened. While we were waiting for the coffee, the head waiter, with an ingratiating smile on his false face, came up to us bearing a large basket full of huge peaches. Peaches क्या होते हैं? Peaches होते हैं आड़ू। ये जो फ्रूट होता है इसको आड़ू पीचेस कहते हैं। Ingratiating का मतलब क्या होता है? Intended to gain approval. जब आप अपने चेहरे पे ऐसे इनग्रेशिएटिंग स्माइल लेके किसी के पास जाते हो, जैसे वेटर ऑथर और इस लेडी के पास आया, तो चेहरे पे ऐसा एक्सप्रेशन बना के लाते हो कि आप कोई चीज़ ऑफर करने जा रहे हो और आप ऐसे झूठी मूठी स्माइल दिखा रहे हो और आप चाह रहे हो कि सामने वाला हाँ ही बोल दे कि हाँ हाँ हम खाएंगे, दे दो वो चीज़। तो जब तक कॉफ़ी आए वो आइसक्रीम तो आ गई, कॉफ़ी नहीं आई थी। तो जब तक कॉफ़ी आए एक बहुत टेरेबल, एक बहुत ही भयानक चीज़ हुई। जब तक वो लोग वेट कर रहे थे कि भाई कॉफ़ी आए, जो उनका हेड वेटर था वो आया और अपने चेहरे पे इनग्रेशिएटिंग स्माइल लेके आया कि ऐसे करके कि, और अपना फॉल्स फेस ऐसे झूठी चेहरे पे झूठी स्माइल लेके आ गया और एक बड़ा सा बास्केट लेके आया जो किससे भरी हुई थी? पीचेस से, आड़ुओं से। दे हैड द ब्लश ऑफ एन इनोसेंट गर्ल। ब्लश यानी पिंक पिंक जो ब्लश होता है ना यंग गर्ल्स के फेस पे, उसको ब्लश कहते हैं। तो ऑथर कहते हैं जैसे यंग गर्ल्स के फेस पे वो पिंक पिंक ब्लश होता है, वैसे ही नाड़ुओं के ऊपर वो पिंक पिंक ब्लश था, वो इतने फ्रेश थे। दे हैड द रिच टोन ऑफ एन इटालियन लैंडस्केप। और जैसे इटली का लैंडस्केप होता है, आप आसमान देखो तो उसे पिंक आसमान दिखता है, वैसे इटली के बेस्ट क्वालिटी के ये पीचेस थे। बट शॉर्ली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन। तो ऑथर सोचते हैं यार ये पीचेस लेके आया हमारे पास, ये पीचेस का तो सीजन है नहीं, अभी मौसम नहीं है। लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट। तो ऑथर सोचता है पता नहीं, भगवान जाने पता नहीं क्या इसका कॉस्ट होगा, क्योंकि कोई चीज़ जब आपको ऑफ सीजन मिलती है यानी सीजन की नहीं होती, जैसे आम का सीजन अभी है तो इतने सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन अगर आम का सीजन नहीं तो महंगे मिलेंगे। तो उसने वही चीज़ सोची कि पता नहीं सीजन नहीं है पीचेस का तो कितने कॉस्ट होगी इनकी। I knew too. A little later, for my guest going on with her conversation, absent-mindedly took one. तो अभी ऑथर ये सोच ही रहा था कि भाई पता नहीं क्या कॉस्ट होगा, फिर ऑथर कहता है हाँ I knew too. फिर मुझे भी पता चल गया कि क्या कॉस्ट है इन पीचेस का। A little later, जल्दी मुझे भी पता चल गया कि इन पीचेस का क्या कॉस्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी गेस्ट है, जो ये लेडी है, इसने कॉन्वर्जेशन करते वक्त यानी मुझसे बातचीत करते वक्त एब्सेंट माइंडेडली यानी बिना नोटिस करे, बिना ध्यान दिए ऐसी बात करते करते एक आध पीच उठा लिया खाने के लिए, और एक आध नहीं, एक उठाया उसने। तो कहता है कि उसने एक पीच बात करते करते नॉर्मली ऐसे उठा लिया खाते खाते। तो भाई अब जब उसने उठाई लिया तो अब मुझे भी पता चल ही जाएगा ना कि क्या कॉस्ट है, क्योंकि मुझे बिल पे करना है इसके पीच का। You see, you have filled your stomach with a lot of meat, my one miserable little chop, and you can't eat anything more. तो अब ये मज़े लेते हुए हंसते हुए लेडी ऑथर को बोलती है कि देखो तुमने देखो अपना पेट कितना भर लिया है वो मीट मटन चॉप्स खा के, कि अब तुम मिजरेबल का मतलब क्या होता है? अनहैप्पी, कि अब बेचारे चॉप यानी जो तुम्हारे पेट में मटन चॉप्स पड़े अब वो पीच नहीं खा सकते, और देखो तुम तो पीच खा नहीं पा रहे। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एंजॉय अ पीच। कहती है और देखो मुझे देखो मैंने तो सिर्फ स्नैक्स खाया है
और अब मैं ये इतना रसीला, इतना जूसी पीच जो है इंजॉय करूंगी और खाऊंगी। तो अभी फालतू की बातें कर रही है हमारे ऑथर से और बिल बढ़ाती जा रही है बस। द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड ओनली इनफ फॉर अ क्वाइट इनएडिक्वेट टिप। फाइनली पेट पूजा हो गई, लंचन हो गया एंड बिल आया, और जैसे ही बिल पे किया ऑथर ने तो उसने देखा कि जितने पैसे थे उसमें से ही पूरा बिल हो गया। कोई वॉच वगैरह उसको गिरवी नहीं रखनी पड़ी होटल में, और जो टिप देनी थी वेटर को टिप भी देनी पड़ती थी ना, वो ऑथर के पास इनएडिक्वेट थी, यानी इनसफिशिएंट थी, यानी काफ़ी नहीं थी। जितनी देनी चाहिए उतनी टिप नहीं थी, थोड़े ही पैसे बचे थे तो जितने थे उसने वो टिप में दे दिए। Her eyes rested for an instant on the 3 francs I left for the waiter and I knew that she thought me mean. Instant मतलब for a moment, एक सेकंड के लिए। तो ऑथर बोलते जब मैंने 3 फ्रैंक्स वहाँ टेबल पे वेटर के लिए रखे टिप देने के लिए, तो एक सेकंड के लिए उसकी आंखें में से 3 फ्रैंक्स पे देखने लगी कि पता नहीं कितना कम टिप दे रहा है भाई और कितना मीन इंसान है। तो ऑथर सोचते हैं कि वो सोच रही होगी मेरे बारे में कि कितना मीन, यानी कितना मतलबी हूँ मैं कि सिर्फ 3 फ्रैंक्स रख रहा हूँ टिप के लिए वेटर के लिए। बट इसको कौन बताया है कि पूरा बिल में पे कर दिया, सिर्फ बचे ही 3 फ्रैंक्स हैं। बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट। तो ऑथर बोलते जब मैं रेस्टोरेंट के बाहर आया तो मेरे सामने पूरा बचा हुआ महीना था जिसका मुझे खर्चा चलाना था, और मैंने क्योंकि पूरा इस लंचन में पैसे बर्बाद कर दिए अपने इस बेवकूफ़ लेडी के ऊपर, और अब मेरे पॉकेट में एक पेनी यानी एक सिक्का, एक अठन्नी भी नहीं बची कि मैं पूरा महीना कैसे निकालूंगा। फॉलो माई एग्जाम्पल शी सेड एज वी शुक हैंड्स एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन। तो बस वो जा रही है वो अपने घर, तो कहती है उसको फॉलो माई एग्जाम्पल, ऑथर को कहती है तुम ना मेरा एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण फॉलो करो और कभी भी एक चीज से ज्यादा लंच में मत खाना। जबकि महारानी 3-4 चीजें निपटा के अभी आई है अंदर से, चलिए हमेशा ना एक चीज खाना लंच के लिए, कभी ज्यादा चीजें मत खाना। और उन दोनों ने शुक हैंड्स यानी दोनों ने हाथ मिलाए, गुड बाय बोला। आई विल डू बेटर देन दैट आई रिटॉर्टेड। तो ऑथर रिटॉर्ट करते हुए, रिटॉर्टेड यानी से समथिंग इन अ शार्प एंड विटी मैनर, कोई चीज़ आप बहुत शार्प बहुत तीखी तरीके से और मजाक के वे में भी बोल रहे हो तो उसको आप रिटॉर्टेड कहते हैं। तो ऑथर बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा, मैं ऐसा एक ही चीज़ खाऊंगा लंच में। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुनाइट, और आज रात को डिनर में तो मैं कुछ भी ही नहीं खाऊंगा। तो मन में सोचता है तुम्हारी बदौलत आज तो मैं डिनर में भी कुछ नहीं खा पाऊंगा क्योंकि पैसे ही नहीं बचे। Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You're quite a humorist. तो humorist का मतलब क्या होता है? A person, a humorous और a funny person. तो एक ऐसा इंसान जो बहुत मजाकिया है, जो फनी बातें करता है। गेली का मतलब cheerfully यानी अच्छे से, हैप्पीली। तो बड़ी खुशी खुशी अपनी कैब में यानी कि अपनी टैक्सी में बैठते हुए बोलती है ह्यूमोरिस्ट हो तुम बिल्कुल ह्यूमोरिस्ट हो यानी बहुत मजाकिया हो तुम। और ऐसे करके वो अपनी कैब यानी अपनी टैक्सी में बैठ के चली गई। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट। अब ऑथर, अब यहाँ से जो स्टोरी आ रही है अब वो आ रही है 20 साल बाद की, यानी अब प्रेजेंट टाइम, अब जो ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसकी स्टोरी बता रहे हैं ऑथर। अब तक ऑथर ने बताया था कि 20 साल पहले वो लोग कैसे मिले थे, अब आज 20 साल बाद ऑथर उसको किसी प्ले में देख रहे हैं, उसने तो उसको बेकन करके बुलाया था वो। तो ऑथर कहता है फाइनली मेरा रिवेंज यानी मेरा बदला आज पूरा हुआ भाई उस लेडी ने जो मेरे साथ किया था। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज। जब किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर, इच्छा होती है कि मुझे तो इससे रिवेंज लेना है यानी बदला लेना है, तो वो विंडिक्टिव आदमी होता है। तो ऑथर कहता है कि आज मेरा बदला पूरा हुआ। मैं एक विंडिक्टिव आदमी नहीं हूँ यानी मैं कभी भी ऐसा नहीं हूँ कि मुझे किसी से बदला लेना चाहिए। बट व्हेन द इमॉर्टल गॉड्स टेक अ हैंड इन द मैटर इट इज पार्डनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ कंप्लेसेंसी। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है? लिविंग फॉर एवर, जो चीज़ हमेशा जिंदा रहती है, जैसे कि गॉड, भगवान हम सब के बीच में हमेशा जिंदा रहेंगे यानी हम उनको हमेशा उनकी पूजा करेंगे। पार्डनेबल का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडेबल, जब आप किसी चीज़ को समझ पा रहे हो तो दैट इज पार्डनेबल। तो ऑथर कहते हैं यहाँ पे कि मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं कि मुझे किसी से रिवेंज लेना है या बदला लेना है, लेकिन फिर भी जब भगवान कोई मैटर या कोई मामला अपने जब हाथ में लेते हैं ना, कोई मैटर जब भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसमें कोई क्षमा कोई माफ़ी नहीं है, उसमें किसी को कोई क्षमा नहीं मिलेगी। और इसी चीज़ का जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट
जितने 20 साल पहले इस लेडी ने मेरे साथ किया था, मुझे लिटरली भिखारी बना दिया था उस दिन, कहता है उस चीज़ का रिजल्ट मैंने आज ऑब्जर्व किया और मुझे कंप्लेसेंसी हुई, यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल गया आज, यानी मैं संतुष्ट हो गया आज कि मेरा आज बदला पूरा हुआ। तो ऐसा क्या हुआ कि जो इसका बदला पूरा हुआ? टुडे शी वेज 21 स्टोन। आज जब मैं इसको 20 साल बाद इस प्ले में देख रहा हूँ तो इसका वेट कितना है? 21 स्टोन। और अगर 21 स्टोन को आप किलोग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है? 133.356 इन किलोग्राम्स। तो आज ये लेडी का वेट कितना है? 133.356 किलोग्राम्स है। तो ऑथर कहते हैं आज ये मोटी हो गई, अच्छा है, जो हमेशा यही बोलती रहती थी कि लंच में सिर्फ वन थिंग खाओ और इतना खा के निकलती बनी। तो अच्छा है, आज मेरा बदला पूरा हुआ, ये मोटी हो गई, मेरा बदला पूरा हुआ, मुझे तो आज सेटिस्फैक्शन फाइनली मिल गया, भगवान ने इसको अच्छी दिखाई। So this was all your story. I hope. The Luncheon by William Somerset Maugham narrates an event 20 years earlier when the author was living in Paris. तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है द लंचन, ये किसने लिखा है? विलियम सॉमरसेट मॉघम ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो खुद ऑथर हैं वो खुद नरेट कर रहे हैं, यानी अपने मुंह ज़बानी अपनी कहानी बता रहे हैं एक इवेंट के बारे में, एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो 20 साल पहले हुआ उनके साथ। और उस वक्त 20 साल पहले जो ऑथर है वो कहाँ रहा करते थे? पेरिस में। इट वॉज हियर दैट ही मेट हिज एडमायरर अ लेडी। और यहीं 20 साल पहले पेरिस में वो अपनी एक एडमायरर से मिले थे, यानी एक लेडी जो उनको पसंद करती थी, उनके काम को पसंद करती थी। बेसिकली जो ऑथर ने एक बुक लिखी थी, उस बुक को काफ़ी पसंद किया था इस लेडी ने और वो उनसे मिलना चाहती थी। तो यहाँ पर वो एक एडमायरर यानी एक पसंद करने वाली से मिले थे जो कि एक लेडी थी। She had met him at a play. और अब ऑथर को वो कहाँ मिली है? 20 साल के बाद एक प्ले में, यानी वो लोग प्ले देख रहे और वो फाइनली मिले और उनको याद आ रही कह रहे 20 साल पहले हम मिले थे एक रेस्टोरेंट में पेरिस में। तो अब वो कहाँ मिली है ऑथर को? प्रेजेंट टाइम में एक प्ले के दौरान। She had read a book written by him and had written a letter to him about her views. तो उस ज़माने में 20 साल पहले उस लेडी ने एक बुक पढ़ी थी जो कि हमारे ऑथर ने लिखी। वो बुक इस लेडी को बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि मुझे आपसे मिलना है। Another letter was posted stating her visit and author's desire to have a little luncheon at a rich restaurant for yachts. तो उन्होंने 20 साल पहले उस लेडी ने एक लेटर लिखा ऑथर को कि भाई मुझे आपकी बुक बहुत पसंद आई। फिर ऑथर ने उनको लेटर लिखा, थैंक यू भाई, आपको मेरी बुक बहुत पसंद आई। फिर एक और लेटर लिखा उस लेडी ने ऑथर को 20 साल पहले कि भाई मैं पेरिस से पास हो रही हूँ, यानी गुजरती हुई निकल रही हूँ यहाँ से, इस एरिया से, और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक बार आपसे मिलूँ। ऑथर ने सोचा कि चलो ठीक है, अब लेडी इसको मना कैसे करूँ, तो भाई इसको हाँ बोल देता हूँ और इसको इनवाइट कर लेता हूँ बहुत महंगे रेस्टोरेंट में, जो कि पेरिस का काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट था और इसका नाम था फोयोट्स। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, मिल भी लूँगा और इसको लंचन पे, लंचन बोले तो लंच, दिन में खाने वाला जो लंच है उस पर इन्वाइट कर लेता हूँ। तो उन्होंने उसको इन्वाइट करा और फोयोट्स में इन्वाइट करा, जहाँ पे फ्रेंच सेनेटर्स यानी फ्रेंच क्लास के जो अपर क्लास के लोग थे वो डाइंड करते थे, यानी डिनर करते थे। अब ऑथर के पास उस टाइम इतना ही पैसा कमा लेते थे कि बस वो सरवाइव कर ले, जिंदा रह ले। और क्योंकि अब एक लेडी को लंच पे इनवाइट कर रहे थे तो भाई उन्होंने फोयोट्स में इनवाइट कर दिया, इतने बड़े होटल में। तो वहाँ खाना तो दूर की बात, वहाँ पे जाके डिनर करना भी सोचना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने में। मॉघम यानी जो हमारे ऑथर हैं वॉज नॉट अ रिच मैन एंड हैड नेवर ड्रेम्ट ऑफ एंटरिंग दिस प्लेस। वो इतने अमीर इंसान नहीं थे और उन्होंने ड्रेम्ट यानी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस जगह पे जाएंगे और खाना खाएंगे। He estimated the cost of the luncheon as not more than 15 francs and decided to cut down coffee from his routine. तो उस ज़माने में ऑथर 80 फ्रैंक्स कमाते थे और उन्होंने सोचा था कि चलो एक नॉर्मल सा लंच अगर मैं करवा भी देता हूँ उस लेडी को तो कितने लगेंगे? 15 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं लगेंगे, नॉट मोर देन 15 फ्रैंक्स। और आने वाले 2 हफ्तों के लिए कॉफ़ी पे कट डाउन कर लेता हूँ, यानी कॉफ़ी पीना बंद कर दूंगा तो कुछ पैसे सेव हो जाएंगे, तो एक नॉर्मल मॉडेस्ट सा लंच मैं उस लेडी को करा सकता हूँ। अब क्या था कि भाई इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई कोई बहुत सुंदर सी लड़की होगी, लेकिन लेटर जब आप उस ज़माने में भेजते हो तो आप किसी को देख तो सकते नहीं हो कि कौन सा इंसान है सामने वाला।
तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई बहुत ब्यूटीफुल लड़की होगी, लेकिन कौन निकली, एक 40 ईयर्स की लेडी निकली। तो बेचारे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। He fixed their meeting and when he saw the lady he was shocked. उन्होंने मीटिंग फिक्स करी दोनों ने, और जब उन्होंने लेडी को देखा तो बेचारे थोड़े से शॉक हो गए। द लेडी वॉज मिडिल एजड अराउंड 40, तो एक अधेड़ उम्र की मिडिल एजड लेडी थी। अराउंड उसकी एज कितनी थी, 40 ईयर्स। टॉकेटिव बट नॉट अट्रैक्टिव, बहुत टॉकेटिव थी, बातूनी थी, बातें कर रही थी, बढ़िया थी, लेकिन कोई इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी क्योंकि शी वॉज नॉट यंग। She ordered for expensive dishes on the menu like salmon and caviar, while the author ordered for the cheapest dish mutton chops. तो ऑथर ने जब उसको बोला कि भाई क्या खाओगी, तो पहले बोलती है मैं लंच के लिए कुछ नहीं खाती। फिर ऑथर ने बोला अरे भाई कुछ तो ऑर्डर करो भाई, अब आए हैं तो कुछ खाओ। तो उसने बोला ठीक है, आई विल ईट ओनली वन थिंग फॉर द लंच, मैं सिर्फ कोई भी एक चीज़ खाऊंगी। तो उसने क्या ऑर्डर किया, सैल्मन नाम की एक काफ़ी एक्सपेंसिव डिश ऑर्डर करी, एक तरीके की फ़िश होती है। तो जब तक सैल्मन कुक होके आ रही थी तब तक वेटर ने उससे पूछा भाई जब तक सैल्मन कुक होके आ रही है आप कुछ और खाना पसंद करेंगी? तो कहती नहीं नहीं नहीं, मैं बस एक ही चीज़ खाती हूँ, लेकिन अगर कैवियर नाम की अगर आपके पास डिश है तो फिर बात कुछ अलग है, तो फिर आप ले आओ। तो कैवियर क्या होता है, फिश एग्स होते हैं, फिश के जो अंडे होते हैं उससे बनी हुई एक डिश होती है। तो उसने पहले सैल्मन ऑर्डर किया, फिर कैवियर ऑर्डर किया, और फिर कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव डिशेस, बहुत महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर करने लगी। शैम्पेन ऑर्डर करी उसने, एस्परागस नाम की एक बड़ी सी वेजिटेबल होती है काफ़ी एक्सपेंसिव, वो ऑर्डर करी। फिर उसने आइसक्रीम ऑर्डर करी, फिर कॉफ़ी ऑर्डर करी, फिर पीचेज यानी आड़ू खाए। तो हर चीज़ उसने एक्सपेंसिव चीज़ें ऑर्डर करी और कंटिन्यूसली क्या बोलती रही, आई विल ईट ओनली वन थिंग, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ। और ऑथर की तो हालत ख़राब हो गई, भाई इतना ऑर्डर कर रही है, मेरे पास 80 फ्रैंक्स भी नहीं है, पूरा महीना बचा हुआ है खर्चा चलाने के लिए, कैसे करूँगा भाई। तो उसने सबसे चीपेस्ट डिश यानी सबसे सस्ती डिश जो थी मेन्यू में, जो कि थे मटन चॉप्स, वो ऑर्डर किए। आफ्टर द मील शी ऑर्डर्ड शैम्पेन, और फिर पूरा मील खाने के बाद उसने शैम्पेन नाम की ये ड्रिंक ऑर्डर करी। शी केप्ट इंजॉइंग द मील एंड चैटिंग अबाउट आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक। वो बढ़िया अपना मील यानी खाना भी इंजॉय कर रही थी और ऑथर से बातचीत कर रही थी, आर्ट यानी कला के बारे में, लिटरेचर यानी साहित्य के बारे में, म्यूजिक यानी संगीत के बारे में, काफ़ी बढ़िया डिस्कशंस कर रही थी हैप्पीली, और खाना भी खाती जा रही थी। विलियम केप्ट वरिंग अबाउट द बिल, लेकिन जो हमारे ऑथर थे विलियम, उनको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ क्या टेंशन चल रही थी, बिल के बारे में, कि मैं बिल कैसे चुकाऊंगा इतने सारे चीज़ों का। When the waiter had come with the bill, the woman brushed him aside and ordered for asparagus, an extremely expensive dish. फिर उसके बाद वेटर ने बिल लेके आया तो बोलने लगी, मतलब मेन्यू कार्ड लेके आया तो बोलने लगी नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन अगर आपके पास एस्परागस नाम की ये डिश है, ग्रीन कलर की लंबी लंबी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बोला अगर वो है तो फिर बात अलग है। तो उसने उसको ब्रश करके ने साइड हटा के बोला एस्परागस होगा तो मैं खाऊंगी। भाई ऑथर ने बोला भाई है क्या एस्परागस तुम्हारे पास, उसने बोला है, तो वो भी ऑर्डर कर दी। दी ऑथर्स हार्ट सैंक, और कहीं ना कहीं ऑथर का दिल बैठ सा गया कि भाई अब मैं क्या करूँगा। एंड हिज माउथ वाटर्ड बट ही हैड टू कंट्रोल हिज इमोशंस, उसके माउथ में यानी मुंह में पूरा पानी आ रहा था एस्परागस को देख के, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया कि भाई ये खा ले, अगर मैं खाऊंगा तो फिर और कुछ नहीं ऑर्डर कर दे। देन शी ऑर्डर फॉर अ कॉफ़ी विथ एन आइसक्रीम, फिर उसने कॉफ़ी ऑर्डर करी, फिर उसके बाद उस लेडी ने आइसक्रीम ऑर्डर करी। While eating continuously, she kept announcing that she never ate anything for luncheon, just a bite. हर चीज़ खाई उसने, हर ड्रिंक पी उसने, और खाते खाते बोलने लगी मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती लंचन के लिए, यानी लंच के लिए, जस्ट अ बाइट, सिर्फ एक बाइट, एक निवाला खाती हूँ, बस ज़्यादा नहीं खाती। तो खाया सब, लेकिन बस एक बाइट खाती हूँ या वन चीज़ खाती हूँ, ऐसे बोल बोल के उसने सब खाया। At last she demanded peaches which were off season and were way too expensive. आखिरी में उसने पीचेस यानी जो आड़ू होते हैं, एक फ्रूट होता है, वो खाए उसने जो ऑफ सीजन थे, यानी सीजन में नहीं थे। तो जो चीज़ सीजन में नहीं आती वो महंगी मिलती है, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, वो भी उसने बातें करते करते ऐसे उठा के खा गई बिना पूछे। फाइनली द बिल वॉज पेड, फिर आखिरी में बिल आया और उसको हमारे ऑथर ने पे किया, पैसे कम नहीं पड़े। विलियम फाउंड हिमसेल्फ विद जस्ट अ फ्यू फ्रैंक्स फॉर द टिप एंड नॉट पेनी लेफ्ट फॉर द इंटायर मंथ। तो उन्होंने बिल पे किया और आखिरी में जब वेटर को टिप देनी थी तो उस टाइम उनके पास सिर्फ 3 फ्रैंक्स बचे थे और वो उन्होंने दे दिए। वो लेडी देख रही थी कि बस 3 फ्रैंक्स दे रहा है, कितना मीन, कितना मतलबी है कि बेचारे वेटर को सिर्फ 3 फ्रैंक्स दे रहा है, बट अब उसको कौन बताए कि भाई पैसे ही नहीं बचे, बचे ही 3 फ्रैंक्स और पूरे टिप में दे दिए उसने। और अब इंटायर मंथ, पूरा महीना बचा था ऑथर के सामने और उसको पूरे महीने का खर्चा चलाना था इसी पैसों में, जो कि उसने पूरे खर्च कर दिए इस
लंचन के लिए, यानी लंच के लिए. The author, however, had his final revenge when he met the woman after 20 years and found that she weighed 133 kilograms. अब वो चली गई लेडी, और 20 साल बाद जब ऑथर ने उसको देखा एक प्ले के दौरान, तो ऑथर ने तो उसको पहचाना नहीं, लेकिन उस लेडी ने ऑथर को बुलाया कि अरे अरे आओ आओ, तुम तो वही हो ना, हम 20 साल पहले मिले थे, हमने लंचन किया था, साथ बैठे थे. तो ऑथर का समझो उस दिन रिवेंज यानी उनका बदला पूरा हो गया कि तूने मुझे 20 साल पहले इतना पैसा खर्च करवाया, मेरा पूरा पैसे ख़त्म हो गए, मैं ऑलमोस्ट एक बेगर बन गया, और उस वक्त तुमने सब खाया और तुमने बोला कि मैं सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ लंचन के लिए, और सब खा के मेरे पूरे पैसे ख़त्म कर दिए. और आज मेरा रिवेंज पूरा हुआ, क्योंकि फाइनली वो जो बदला ऑथर का ऐसे पूरा हुआ कि आज जब उन्होंने प्ले में उस लेडी को 20 साल बाद देखा तो उसका वेट कितना था, 133 किलोग्राम, यानी 133 केजी का उसका वेट था, जो कि सिर्फ नौटंकी कर रही थी, नाटक कर रही थी कि मैं एक चीज़ खाती हूँ, मैं तो खाती नहीं हूँ, और सब खाया. और ऑथर को बोल रही थी तुम तो इतना हैवी मटन चॉप खाते हो, तुम ये तुम वो. और फाइनली भगवान ने उसको अच्छा सबक सिखाया, आज उसका 133 केजी वेट है, और फाइनली ऑथर का आज रिवेंज कहीं ना कहीं पूरा हुआ. तो यहाँ पे ये ह्यूमरस मजाकिया सी फैंसी स्टोरी हमारी खत्म होती है, समरी. और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो क्वेश्चन नंबर 1. Although the author was not a vindictive man, he was very happy to see the 21 stone lady who had impoverished him 20 years ago and says he had finally had his revenge. What makes him says this? तो क्वेश्चन का मतलब है कि although, हालांकि जो हमारे ऑथर है वो एक विंडिक्टिव मैन नहीं है, यानी इस किस्म के इंसान नहीं है कि किसी से रिवेंज या बदला लेने की भावना रखते हो, लेकिन वो बहुत खुश थे जब 20 साल बाद उन्होंने उस लेडी को 21 स्टोन देखा. 21 स्टोन का मतलब होता है, जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 133 किलोग्राम्स होता है. तो जब 20 साल बाद उन्होंने उस लेडी को देखा कि उसका 133 किलोग्राम का वेट है, तो बहुत खुश हुए, क्योंकि 20 साल पहले ऑथर को उस लेडी ने एम्पावरिश किया था, यानी पुअर बना दिया था, लिटरली पूरे पैसे खर्च करवा के गरीब बना दिया था. एंड आज फाइनली उन ऑथर का रिवेंज पूरा होता है. तो ऑथर एक ऐसे इंसान नहीं कि वो किसी से रिवेंज ले, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज़ कही कि चलो आज मेरा रिवेंज पूरा हुआ. व्हाट मेक्स हिम सेज दिस? तो ऐसा क्यों कहा ऑथर ने कि चलो आज मेरा रिवेंज पूरा हुआ, जबकि वो इस टाइप के इंसान है भी नहीं? तो आंसर है द स्टेटमेंट दैट द ऑथर प्रोवाइडेड इज अ रिजल्ट ऑफ द अर्लियर मीटिंग ऑफ द ऑथर एंड द लेडी. तो जो स्टेटमेंट ऑथर ने दिया कि चलो आज मेरा रिवेंज पूरा हुआ, ये स्टेटमेंट उस मीटिंग का रिजल्ट है जो 20 साल पहले ऑथर और लेडी के बीच में हुई थी उस फोयोट्स के रेस्टोरेंट में. इट वॉज अ टाइम व्हेन द ऑथर वॉज नॉट रिच एंड नीदर डिड नॉट हैव द सेंस टू से नो टू द वुमन. तो ये 20 साल पहले वो टाइम था जब ऑथर इतने कोई रिच, इतने पैसे वाले नहीं थे, थोड़ा सा ही कमाते थे खुद सर्वाइव करने के लिए, और क्योंकि लेडी ने उनको मिलने के लिए बोला तो वो नो यानी मना नहीं कर पाए, क्योंकि वुमन थी, एक औरत थी, तो वो मना नहीं कर पाए. This happened because the lady kept on ordering the most expensive items on the menu. और वो क्यों पुअर बन गए उस दिन? क्योंकि वो लेडी कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव, बहुत महंगी महंगी डिशेज ऑर्डर कर रही थी जो भी मेन्यू कार्ड पे थी. The author's heart sank with each order she placed. और जैसे जैसे वो एक एक ऑर्डर प्लेस कर रही थी, ऑथर का दिल बैठता ही जा रहा था कि बाप रे इतना महंगा ऑर्डर करिए, मैं इसका बिल कैसे चुकाऊंगा. The author, being a vindictive man, did not say a word. Being not, यहाँ पे नॉट आएगा, NOT. The author being not being, sorry, यहाँ पे आएगा not. The author, not being a vindictive man, did not say a word, but now after 20 years he remembered the situation. अब ऑथर विंडिक्टिव मैन नहीं है, यानी उस तरीके के आदमी नहीं है कि मैं तुमसे रिवेंज लूँ, बदला लूँ, लेकिन आज 20 साल बाद, 20 इयर्स बाद जब वो उसको एक प्ले में मिलते हैं और उसको देखते हैं, तो ऑथर को वो सिचुएशन पूरी याद आ गई कि कैसे ऑथर को इसने गरीब बनाया था इतने साल पहले. वाइल द लेडी इज नाउ 133 किलोग्राम्स इन वेट, क्योंकि आज वो लेडी 133 किलोग्राम्स हो गई है वेट में, यानी उसके वजन में. तो कहीं ना कहीं ऑथर का वो रिवेंज पूरा होता है. देख के वो खुश हुए कि अच्छा है तू मोटी हो जा, उस टाइम इतना खा रही थी और कह रही थी मैं कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ, तो ऑथर का कहीं ना कहीं रिवेंज पूरा हुआ. नेक्स्ट, देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस वेयर द ऑथर यूजेस द expressions my heart sank, panic seized, etc. What was the reason for this? तो जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो कहीं कहीं काफ़ी प्लेसेस पे इस तरीके के वर्ड्स आते हैं
माई हार्ट सैंक, पैनिक सीज्ड। तो इन सारे एक्सप्रेशंस को यूज करने का क्या रीजन था ऑथर की तरफ से? तो माई हार्ट सैंक का मतलब है कि अरे मेरा दिल बैठ ही गया, तो इसलिए बैठा था क्योंकि वो महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर कर रही थी। पैनिक सीज्ड, पैनिक यानी घबराहट, और सीज्ड का मतलब होता है किसी को जकड़ लेना। तो उसने इतनी सारी महंगी चीज़ें ऑर्डर कर ली थी कि पैनिक और घबराहट ने जैसे ऑथर को जकड़ ही लिया था कि बता अब कैसे बिल पे करेगा तू। तो इस तरीके की घबराहट और टेंशन उनको हो गई थी। तो ये सारी वर्ड्स जो यूज हुए चैप्टर में वो क्यों हुए हैं? सो द आंसर इज द यूज ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक माई हार्ट सैंक, पैनिक सीज्ड is used to show the author's inability to pay for the expensive items the lady kept ordering. तो ऑथर ने ये सारे एक्सप्रेशन है, ये लाइंस इसलिए यूज करी थी क्योंकि ऑथर इनेबल थे, यानी उनकी हालत नहीं थी पे करने की इतने महंगे महंगे आइटम्स की जो लेडी कंटिन्यूसली एक के बाद एक ऑर्डर करी जा रही थी। इट ऑल्सो डील्स विद द ह्यूमर एलिमेंट, और इसमें एक ह्यूमर एलिमेंट यानी फनी, ह्यूमर बोले तो फनी, मजाकिया, हास्य कथा, मतलब हास्य एलिमेंट भी आता है। As the author was unable to refuse to the lady and spend him the entire money that he had. तो यहाँ पे एक मजाक की बात ये भी है कि हर चीज़ के लिए वो जो ऑर्डर कर रही थी, ऑथर रिफ्यूज यानी से नो, मना भी नहीं कर पा रहा था उस लेडी को, और इस वजह से एंटायर मनी दैट ही हैड, जितना पैसा उसके पास था उसने पूरा स्पेंड कर दिया उस लेडी पे, यानी खर्च कर दिया। तो इस वजह से ये सारे एक्सप्रेशंस यूज हुए हैं कहीं कहीं चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकेट इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन द स्टोरी। इंस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं पहले आयरनी का मतलब समझो। आयरनी का मतलब होता है हिंदी में बोले तो विडंबना। अब एक एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं बिल्कुल लंच के लिए तो कुछ लेती ही नहीं हूँ, और इतना खाती जाऊँ कि बस मतलब सबके रिकॉर्ड तोड़ दूँ। तो ये आयरनी की बात, ये विडंबना की बात नहीं कि एक तरफ मैं कह रही हूँ मैं कुछ नहीं खाती और दूसरी तरफ तो मैं इतना खा रही हूँ कि पूरी पब्लिक का मैं रिकॉर्ड तोड़ दे रही हूँ। तो ये एक आयरनी है। या एक डॉक्टर का बेटे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डॉक्टर ही बनेगा, लेकिन वो कोई बहुत ही किसी ऑफिस का क्लर्क बन के रह गया। तो ये बड़ी विडंबना, बड़ी आयरनी की बात है कि डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर होना चाहिए लेकिन वो कोई क्लर्क बन के रह गया। यस, तो ये इसका मतलब होता है आयरनी। तो अब आपकी स्टोरी में भी कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस, कई सारे ऐसी जगहें आएंगी जहाँ पे आयरनी दर्शाते हैं हमारे ऑथर, बड़ी विडंबना की बात है। तो वो क्या इंस्टेंसेस है हमें वो बताने। तो द स्टोरी इज फुल ऑफ आयरॉनिक एलिमेंट्स। तो स्टोरी अगर आप देखो तो पूरी स्टोरी कहीं ना कहीं विडंबना से भरी ही हुई है। द स्टेटमेंट ऑफ द लेडी बिफोर ऑर्डरिंग ईच एक्सपेंसिव आइटम दैट शी डिड नॉट लाइक एनीथिंग फॉर द लंचन एक्सेप्ट। तो जो स्टेटमेंट वो लेडी बार बार दे रही थी कि अरे मतलब कोई भी आइटम ऑर्डर करने से पहले कह रही थी नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं खाती, आई जस्ट हैव वन थिंग फॉर द लंच, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ, या मैं तो सिर्फ बाइट ही खाती हूँ, एक्सेप्ट सिर्फ अगर सो एंड सो चीज़, अगर एस्परागस हो तो बात अलग है, अगर शैम्पेन हो तो बात अलग है, अगर मेरे को सैल्मन फिश मिल जाए या मेरे को कैवियर नाम की डिश मिल जाए तो बात अलग है। तो मना हर चीज़ के लिए कर रही थी, लेकिन कह रही थी एक्सेप्ट अगर सो एंड सो डिश हुई तो बात अलग है, फिर मैं खाऊंगी। तो मना भी कर रही थी ऑर्डर के लिए और कर भी रही थी फिर बाद में ऑर्डर और खा भी रही थी। तो ये आयरॉनी की इंस्टेंस हमारे चैप्टर में बार बार आता है। एंड देन दिस एक्सपेक्ट वॉज द मोस्ट लग्जूरियस आइटम ऑन द मेन्यू कार्ड दैट इंक्लूडेड सैल्मन, एस्परागस, कैवियर एटसेट्रा। और ये जो एक्सेप्ट है, सिर्फ ये एक्सपेक्ट क्या होता था, जो सबसे लग्जूरियस सबसे महंगा आइटम होता था मेन्यू कार्ड पे ये वो होता था। तो मना तो करती थी कि नहीं खा रही हूँ, लेकिन अगर ये सो एंड सो चीज़ हुई तो खा लूँगी। और जो भी ये सो एंड सो चीज़ होती थी वो सबसे लग्जूरियस आइटम होती थी, सबसे महंगी आइटम होती थी पूरे मेन्यू कार्ड पे, जिसमें सैल्मन फिश होता था, एस्परागस नाम की वो बड़ी सी वेजिटेबल होती थी, कैवियर यानी फिश के जो अंडे होते हैं उसकी बनी हुई डिश जो काफ़ी महंगी होती वो होती थी, और एक्सेट्रा। और कई सारी चीज़ें जैसे पीचेस, आड़ू हो गए, शैम्पेन हो गई, इस तरीके की कॉफ़ी हो गई, आइसक्रीम हो गई, ये सारी चीज़ें इसने ऑर्डर करी थी जो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो ये सारे आयरनी के स्टेटमेंट्स और इंस्टेंसेस है हमारे चैप्टर में। एंड विद दिस we come to the end of the session of summary and question and answers. I hope आपको इस सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो हमारे वीडियोस YouTube पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो गूगल पे जाइए और वहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम डालिए which is magnetbrains.com। जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा जहाँ अलग से इंग्लिश वोवन वर्ड्स का आपको ऑप्शन गिवन है। अगर आपको इसके वीडियोज़ देखने तो क्लिक करिए,
एंड जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे लिस्ट ऑफ वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सिलेबस ओवरव्यू का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप उस पर क्लिक करिए एंड जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.